एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका नाम है संसाधन और विकास। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मृदा संसाधन और मृदा के वर्गीकरण के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तुम बात करेंगे मृदा संसाधन। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा को हम मिट्टी कहते हैं। यह हमारा कैसा संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन है, साथ साथ नवीनीकरण योग्य, यानी जिसे पुनः निर्माण किया जा सकता है, जिसका निर्माण फिर से कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं नवीनीकरण। यह पौधों के विकास का माध्यम है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मिट्टी के द्वारा ही पौधों का विकास होता है और विभिन्न प्रकार के जीव का पोषण होता है। मृदा एक जीवन तंत्र है। मृदा क्या है? एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावचजनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। ये जो देख रहे हैं सारे के सारे कारक क्या हैं? मृदा के बनने में सहायक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें आपका, चाहे वो हवा हो या बहते जल की क्रिया हो, हिम नदी हो, अपघटन क्रियाएं हो, ये सब क्या करते हैं? मृदा के बनने में योगदान करते हैं। मृदा में होने वाली रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा में रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी होते रहते हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। जो हमारी मृदा है यानी मिट्टी, ये जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। आपको मृदा के प्रकार जानना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। चलिए हम देखते हैं मृदाओं का वर्गीकरण, यानी भूमि में जो मिट्टी है उसका वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पति पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं, यानी बहुत सारी मृदाएं विकसित हुई हैं। पहला क्या है आपका? जलोढ़ मृदा। ध्यान से देखिएगा, पहला क्या है आपका? जलोढ़ मृदा। ठीक है, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जो हमारा उत्तरी मैदान है वह किस मिट्टी से बना हुआ है? तो जलोढ़। ठीक है, यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो जलोढ़ मृदा है कैसे बनी हुई है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक सकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। और ये कहाँ तक फैली हुई हैं? राजस्थान और गुजरात तक। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। ठीक है, यानी आपकी जो चाहे महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो या कावेरी हो, इन नदियों के जो डेल्टे हैं किससे बने हुए हैं? जलोढ़ मृदा से बने हैं। कुछ इस तरह की आपकी जलोढ़ मृदा होती है। चित्र में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपकी कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो और
जो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक, याद रखिएगा आप कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या है, पुराना जलोढ़ जिसे हम क्या कहते हैं, बांगर, और दूसरा क्या है, नया जलोढ़ जिसे हम कहते हैं खादर। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। याद रखिएगा कि बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। इन सबको आप नोट कर लीजिएगा। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूनायुक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, क्योंकि ये मिट्टी अधिक उपयोगी होती है, इसलिए जहाँ ये मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ये तो थी हमारी जलोढ़ मृदा। अब हम बात करने वाले हैं काली मृदा के बारे में। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेंगन मृदाएं भी कहते हैं। याद रखिएगा आप कि काली मृदाओं को हम क्या कहते हैं, रेंगर मृदाएं भी कहते हैं। याद रखिएगा आप। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। पूछ सकता है आप कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है, तो काली मृदा। ठीक है, और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो काली मृदा के बनने में किसका योगदान है, तो जलवायु और जनक शैलकों का। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं काली मृदाएं, तो दक्कन पठार जिसे हम बेसाल्ट कहते हैं क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। आपका क्वेश्चन भी है कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ये आंसर आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका साथ पहला ही क्वेश्चन है कि काली मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। याद रखिएगा काली मृदा में फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इन मृदा को जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से शुरू कर दी जाती है। अब इसके बाद आता हमारा लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लेटराइट मृदा के बारे में जान लेते हैं, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। लेटराइट मृदा भी आपसे पूछ सकता है। मृदा का है, मिट्टी का, एक ही बात है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण
उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। फिर से बता देता हूँ मैं कि लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यहाँ पे शुष्क ऋतुएं लगातार आती रहती हैं, जिस कारण से यह मिट्टी होती है। यह भारी वर्षा से अधिक निक्षालन, यहाँ पे क्या होता है, भारी वर्षा से अधिक निक्षालन का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। कैसी होती है ये? तो गहरी तथा क्या होती है, अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। ये अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूप में उनकी स्थिति के अनुसार उसमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के अधिक उपयुक्त हैं। अब इसके बाद हमारा आता मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पित करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतः ईंधन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। अब हमारा आता वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। परंतु ऊपरी ढालों पर कैसी होती हैं? मोटे कणों का इनका गठन होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। अब इसके बाद आता है मृदा अपरदन और संचरण। इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका मृदा अपरदन और संरक्षण। हमारा टॉपिक क्या है अब? मृदा अपरदन और संरक्षण। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मृदा का क्षरण जिस तरह से होता है उसे हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। मृदा के बनने और अपरदन क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है।
पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अवर्धन कहते हैं। पवन अवर्धन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। पवन अपर्दन। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव गति घटती है। इससे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित। याद रखिए आप कि पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं भारत में पर्यावरण की दशा, यानी कि भारत में पर्यावरण क्या हाल है। तो सुखो माजरी गांव और झाबुआ जिलों ने यह कर दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो कि 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुखो माजरी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों का औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत के अलावा 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका पाठ था। अब मैं कल के वीडियो में ये जो आपके क्वेश्चन हैं इनके मैं आपको आंसर उपलब्ध करा दूंगा, जो क्वेश्चन आपके ये दिए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। कल का वीडियो जरूर देखिएगा, कल मैं आपको इनके सारे आंसर बताने वाला हूँ।